नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाहरुख और उनके परिवार के लिए आज से बेहतरीन शाम क्या होगी? 25 दिन से जिस आदेश के इंतजार में शाहरुख, गौरी और आर्यन के दिन का चैन और रात सुकून सब कुछ छना हुआ था, आखिरकार वो शाम आ ही गई। ये शाम शाहरुख और आर्यन की मन्नतों की पूरी होने की शाम है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन की आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर कर दिए। 1 या 2 दिन के भीतर आर्यन आजाद होंगे। जेल की बैरक में नहीं, दोबारा अपने मन्नत के साए में अपने जेल के अतीत को भुलाने की करेंगे कोशिश। आपको दिखाएंगे मन्नत पूरी होने की पूरी कहानी। लेकिन शुरुआत मन्नत से आर्यन की रिहाई के बाद आई तस्वीरों के साथ करेंगे। आज आर्यन की जमानत की खबर के बाद शाहरुख खान के बंगले मन्नत की यह तस्वीर सामने आई है, जिसमें शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे अबराम घर की छत पर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आए। उनकी उम्र बहुत कम है, सबसे छोटे बेटे हैं शाहरुख खान के। आप देख पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ घर की छत पर वो खेल रहे थे। नीचे यकीनन मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था और वहां पर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए अबराम दिखाई दिए। इन तस्वीरों में आप देखिए। तो ये तो अबराम की तस्वीरें हो गई और यकीनन अब शाहरुख खान को इंतजार है अपने बड़े बेटे का। कल या परसों जेल से उनकी रिहाई हो जाएगी। 26 दिन के बाद आज कैसे हुई शाहरुख परिवार की मन्नत पूरी, इस रिपोर्ट में देखिए। 25 दिन बाद जेल की ऊंची चारदीवारियों के बीच अपने अतीत पर आंसू बहाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के हिस्से आजादी का परवाना आया है। 25 दिन बाद आर्यन खान और शाहरुख के परिवार के लिए अदालत के अहाते से पैगाम आया है कि मन्नत पूरी हुई। 25 दिन बाद, हाँ पूरे 25 दिन बाद आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत ने आर्यन के हिस्से आजादी की मुहर लगा दी है। बेल ग्रांटेड। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। अदालत में आज जब आर्गुमेंट चल रहे थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तकरीबन 1 घंटे का आर्गुमेंट किया। अदालत ने उनसे कई सारे अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन उस पूरे सवाल जवाब के दौरान अचानक जब मुकुल रोहतगी जब उठे अपना काउंटर रिजॉइंडर देने के लिए, अचानक अदालत ने बस कह दिया ऑल 3 एप्लीकेशंस अलाउड। यानी कि अदालत ने जब सिंह साहब का पूरा आर्गुमेंट सुना, तभी वो कन्विंस हो चुके थे कि इनके पास कोई बहुत स्ट्रांग केस नहीं है। आर्यन को जमानत तो आज मिल गई, लेकिन आर्यन की आजादी में अभी भी कुछ घंटे या 1-2 दिन का वक्त है। कानूनी कागज पत्तर जब पूरा होगा तो आर्थर रोड जेल से आर्यन की रिहाई होगी। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। अदालत ने कहा है कि वो कल शाम को देंगे। इसी वजह से मुकुल रोहतगी ने तुरंत अदालत को कहा कि भाई अगर आप कल देंगे आदेश तो हमारे लोग कब आएंगे, क्योंकि उसके बाद तो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन अदालत ने कहा कि देखिए यहाँ के सिस्टम काम कर रहे हैं, सैटरडे को भी सब वर्किंग है, दिक्कत नहीं होगी, आ जाएंगे आपके आरोप जितने लोग हैं। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कल हो सकता है कि कोशिश करेंगे ये सभी डिफेंस लॉयर्स कि उन सभी तीनों लोगों को कल ही छुड़ा लें। नहीं होगा तो सैटरडे तक जरूर छूट जाएंगे। आर्यन के साथ ही उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी गई है। 2 दिन से आर्यन की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, पता नहीं क्या होगा। जब तक बहस चली तब तक भी हालात ऊपर नीचे होते रहे, क्योंकि जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत में एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह कह रहे थे कि आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन का पेडलर से कनेक्शन बना हुआ है। आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे, इसके सबूत हैं। आर्यन को पता था कि उसके दोस्त अरबाज के पास चरस है। ये चरस अरबाज और आर्यन दोनों के लिए था। चैट से पता चला है कि वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग डील की कोशिश की। एक ही दिन में सभी जगह से आए सभी 8 लोगों के पास नशीले पदार्थ मिले थे। कुछ भी कहना मुश्किल था कि अब आगे क्या होगा। सवाल उठ रहे थे कि क्या जज साहब दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रख लेंगे या फिर से एक नई तारीख दे देंगे।
मगर समंदर में समाते हुए सूरज ने मन्नत की दीवारों और दरवाजों को चूमकर ये पैगाम पहुंचाया कि आर्यन आजाद होने वाला है। मुंबई से विद्या, तंसीम हैदर, अरविंद ओझा, सौरभ वक्तानिया और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। एक और आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली तो उसके ठीक पहले एक राहत केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े के लिए भी उसी कोर्ट से आई है। कोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से पहले 3 दिन का नोटिस देने का आदेश किया है। हालांकि इसके बावजूद समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जो समीर वानखेड़े कल तक क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की ओर से सवाल कर रहे थे, आज उन्हीं समीर वानखेड़े से एनसीबी ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है। जो समीर वानखेड़े ड्रग्स के आरोपियों को एक के बाद एक गिरफ्तार कर रहे थे, आज उसी समीर वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। समीर वानखेड़े ड्रग्स माफियाओं के पीछे हैं और समीर वानखेड़े के पीछे मुंबई पुलिस पड़ चुकी है। और मुंबई पुलिस से बचने के लिए समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि अगर समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी होती है तो उसके लिए 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। इस समय कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ इतना है कि अगर कोई मेरे क्लाइंट को अरेस्ट करने की चेष्टा है सरकार की, तो 72 घंटे का या 3 वर्किंग डेज का नोटिस दे। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस की समानांतर जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। याचिका में मुंबई पुलिस की जांच का विरोध किया गया है। समीर वानखेड़े ने मामले में सीबीआई या एनआईए से जांच की मांग की है। गिरफ्तारी को लेकर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी पहले खत लिखा था। हालांकि कोर्ट की ओर से मुंबई पुलिस की जांच पर रोक लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। उधर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक भावुक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मामले को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया है। शिवराया के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। एक महिला और उसके परिवार पर निजी हमले, ये कितने निचले स्तर की राजनीति है, ये उनके विचारों से रोजाना हम तक पहुंच रही है। आज वो नहीं है, पर आप हैं। उनकी परछाई हम आप में देखते हैं। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे, ये पूरा विश्वास है। इसीलिए एक मराठी होने के नाते आज आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूँ। आप उचित न्याय करें, ऐसी विनती है। आपकी बहन क्रांति रेडकर। क्रांति रेडकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने का समय भी मांगा है। क्रांति ने मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट मिलिंद नार्वेकर से फोन पर बात भी की, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक की एंट्री के बाद अब जंग पारिवारिक भी हो गई है, जहां समीर वानखेड़े पर धर्म परिवर्तन और गलत जाति प्रमाण पत्र दिखाकर नौकरी पाने जैसे आरोप लगे हैं। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता ने भी समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने की बात कही है। जब तक हमें यही मालूम था उनके घर के जितना भी है माहौल था मुस्लिम था। दे आर ऑल मुस्लिम, उनकी फैमिली, उनके और रिलेशन जो भी है मुस्लिम थे। एंड दे हैव कम एंड दे मीट मी एंड एवरीवन से दैट मतलब दे आर मुस्लिम। और उनके जो भी जायदा वानखेड़े के जो भी थे रिलेशन में थे, वो सब यही कहते थे दे आर मुस्लिम। वहीं एनसीबी की ओर से भी साफ किया गया है कि जरूरत पड़ी तो एनसीबी समीर वानखेड़े के जुड़े बाकी मामलों की भी जांच कर सकती है। ये विजिलेंस की इंक्वायरी तो उस एफिडेविट के ऊपर ऑर्डर की गई है, बट अभी मैं आपको कंटेंट के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताना चाहूँगा मीडिया में, लेकिन डिपार्टमेंट है, जो भी बातें हम सामने आएंगी उन पे देखा जाएगा। बहरहाल समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रोज रोज नए आरोप लग रहे हैं, रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। कमलेश सुतार और अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। समीर वानखेड़े को जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान से 25 करोड़ की वसूली के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच तेज हो गई है। एनसीबी समीर वानखेड़े के अलावा एक के बाद एक गवाह से कर रही है पूछताछ।
2 दिन से समीर वानखेड़े से ताबड़तोड़ पूछताछ और चंद सवालों के जवाब की तलाश। सवाल शाहरुख खान से 25 करोड़ की वसूली का, सवाल गवाहों से ब्लैंक पेपर पर साइन कराने का। ये सवाल ही हैं जो एनसीबी के दामन में लगे दागों को धो सकते हैं। ये सवाल ही तो हैं जो तय करेंगे कि समीर वानखेड़े सिंघम हैं या विलेन। और इस जांच में सबसे अहम किरदार है वो गवाह जिन्होंने मामले को पूरी तरह से पेचीदा बना दिया है। आज मामले के सबसे विवादित गवाह किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। नहीं, हमारा जो केस था उसमें वो फरार था और इसलिए हमको जरूरत थी, एक बार संज्ञान में आया कि वो फरार है और अरेस्टेड नहीं है तो अरेस्ट करना हमारा एक कर्तव्य था, उस हिसाब से हमने उसको अरेस्ट किया। 2018 का केस है, चार्जशीट भी फाइल हुआ है, तो इसके आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी? हाँ, पीसी लेंगे और उस टाइम जो चार्जशीट किया था बिना उसके अरेस्ट किया गया था, तो कुछ और नई बातें आती हैं वो सब इन्वेस्टिगेट करके आगे की चार्जशीट फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। किरण गोसावी वही शख्स है जिसकी आर्यन खान के साथ सेल्फी ने भूचाल ला दिया था। ये शख्स कई तस्वीरों में समीर वानखेड़े के साथ नजर आया। वहीं किरण गोसावी के बॉडीगार्ड और ड्रग्स केस के एक अहम गवाह प्रभाकर सैल ने ये खुलासा कर सनसनी फैला दी कि उसने किरण गोसावी को सैम डिसूजा से 25 करोड़ की सौदेबाजी की बात करते सुना था। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 CR, 25 करोड़ रुपया। गिरफ्तारी से ठीक पहले एक वीडियो जारी कर गोसावी ने प्रभाकर सैल पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी की जे काही तो बोलतोय की त्याला इथे उभं केलं होतं, तिथे उभं केलं होतं, एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले। सॅम डिसोजा सोबत संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर सैलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। पण 2 तारखेनंतरच्या चॅट्स याच्या ओपन कराव्या आणि कोणाकोणाचे काय काय संभाषण यांनी डिलीट केलेले आहेत ते डिलीट केलेले संभाषण पण काढावे, माझी एवढीच विनंती आहे। आणि आज मुंबई पोलिसांनी जर याची केस हातामध्ये घेतली तर सगळ्यात पहिले मुंबई पोलिसांनी ह्याची कारवाई करावी। समीर वानखेड़े के केस में ये दोनों ही गवाह बेहद अहम हैं, क्योंकि पैसों के लेन देन के अलावा प्रभाकर सैल ने एनसीबी पर सादे कागज में साइन कराने का भी आरोप लगाया था। इस बीच एनसीबी ने आज एक और गवाह फ्लेचर पटेल से पूछताछ की, जहां फ्लेचर ने नवाब मलिक के सारे आरोपों को गलत बताया। मैं बिल्कुल नहीं था, बस मलिक साहब के ये स्टेटमेंट की वजह से मेरा नाम इसमें आया, क्योंकि वो बहुत बड़े मिनिस्टर है साहब है, तो उनका भी तो सरकार और सिस्टम को सुनना पड़ेगा, इसीलिए उनके वजह से ये पूरी इंक्वायरी बिठाई गई है। नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल पर आरोप लगाया था कि वो ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के कई केस में गवाह रहे हैं। वहीं समीर वानखेड़े की बहन के बेहद करीबी हैं। ऐसे में एनसीबी हर गवाह से पूछताछ कर रही है। वहीं गवाहों के अलावा कई और किरदार हैं जो पूरी जांच के लिए अहम हैं। पहला, पूजा डडलानी, शाहरुख खान की मैनेजर जो पूरे केस में एनसीबी से डील कर रही थी। दूसरा, सैम डिसूजा, प्रभाकर सैल के मुताबिक किरण गोसावी 25 करोड़ की डीलिंग की बात सैम डिसूजा से कर रहा था। तीसरा, बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली, जो कि आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर ले जाते हुए दिखा था। एनसीबी ने साफ कर दिया है कि हर उस शख्स से वो पूछताछ करेगी जो इस केस से जुड़ा हुआ है। जहां तक जांच टीम का सवाल है, हमारे लिए सारे गवाह जो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस स्टेज पे ये डिस्क्लोज करना कि हम किसको कब बुला रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है, जांच को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण लोगों को हम बुला के इसमें शामिल करेंगे। पूछताछ का दौर जारी है और उस सच को सामने लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें गवाह सवालों के घेरे में है। पैसों के लेन देन का इल्जाम है और कानूनी कार्रवाई के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोप हैं। कमलेश सुतार और अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। चलिए मुंबई से निकलकर आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। भारत पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर यूपी में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। पुलिस उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर रही है, जेल भेज रही है, जिन्होंने भारत की हार के बाद पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। यूपी के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
सारे फसाद की जड़ ये मुआ पाकिस्तान ही है। अब से नहीं, तब से, जब से ये बना है। इस बार T20 विश्व कप के पहले ही मैच में भारत के सामने इसी पाकिस्तान के बाबर आजम ने अच्छा क्रिकेट न खेला होता, रिजवान ने चौके छक्के न उड़ाए होते और शाहीन अफरीदी ने विकेट न चटकाए होते, तो बरेली, बदायूं, सीतापुर, आगरा, इज्जत नगर, महमूदाबाद, फैजगंज वालों के ऊपर मुकदमे न हुए होते, गिरफ्तारी न हुई होती और न जेल जाना पड़ता। हाँ, सही बता रहे हैं, यही मुआ पाकिस्तान है इसका जिम्मेदार। तो हुआ यूं था कि पाकिस्तान ने जैसे ही भारत को पस्त किया, सीतापुर के महमूदाबाद के मुशर्रफ का दिल उछल गया। और आज तक की बात है ये कि दिल उछलता है तो या तो फेसबुक पर पोस्ट बनकर आता है, या इंस्टाग्राम पर तस्वीर बनकर, या व्हाट्सएप पर स्टेटस बनकर। तो मुशर्रफ ने पाकिस्तान की खुशी में अपनी खुशी मिलाई और तत्काल व्हाट्सएप पे लगाई। बस यही लफड़ा हो गया। कहाँ पता था मुशर्रफ को कि योगी की सरकार है। भारत की हार पर जश्न मनाने वालों की खैर नहीं, तो पकड़े गए मुशर्रफ। 25 दफे मांग चुके हैं माफी, फेसबुक पर लिखकर, थाने में हाथ जोड़कर, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ और मुशर्रफ जेल गए। ऐसे ही बदायूं में हुआ। फैजगंज में पाकिस्तान प्रेमी भाई ने खुशी का इजहार किया, तुरंत सुनवाई हुई, तत्काल कार्रवाई हुई। अब आदमी जेल में है, पता नहीं कैसे देखेगा पूरा T20 विश्व कप। दिनांक 25/10/2021 को थाना फैजगंज बैठा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर एंटी नेशनल पोस्ट डाला गया था, जिस पर वादी के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई थाना फैजगंज बैठा द्वारा की जा रही है। शाहजहां के शहर आगरा में भी पढ़ने गए कश्मीर के 3 छात्रों ने पाकिस्तान की जीत पर भावनाओं की रावी, ब्यास, सतलज, सिंध, झेलम, चनाब बहा दी। कार्रवाई तो होनी थी, तीनों गिरफ्तार हो गए। एक वाकया सामने आया जिसमें कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद कुछ ऐसे टिप्पणी किए गए थे जो देश विरोधी थे। इस वाकया पर एक तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसकी जांच करने के बाद उसमें 3 लोग नामजद थे। तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। बरेली के बाजार में गिरा झुमका पुलिस अब तक नहीं तलाश पाई, लेकिन पाकिस्तान की जीत पर प्रेम सुधा बरसाने वाले 2 लोगों को तलाश लिया। दोनों अब जेल जाएंगे और तारीख पर आएंगे तो स्कोर पूछेंगे, बताओ भाई कौन जीता। तो पाकिस्तान से प्रेम दिखाने वालों पर योगी सरकार ने गुस्सा दिखा दिया है। सीधी कार्रवाई हो रही है। जश्न मनाने वाले हैं भारत की, मतलब एक तरह से खेल में अगर भारत की पराजय हो जाए और पाकिस्तान की जीत हो जाए, और पाकिस्तान की जीत में जो खुशी मनाते हैं तो उनके अंदर तो जिन्ना की ही आत्मा वास करती है, ऐसा मैं मानूंगा। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है। और इस प्रकार की चीजें इस देश के अंदर, इसे देशद्रोह की श्रेणी में माना जा सकता है और नहीं बर्दाश्त की जा सकती। बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान के मामले में हम एकदम सख्त हैं। सख्त मतलब सख्त। और विपक्षी कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही बीजेपी को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान सूझता है। चुनाव के आने का इंतजार क्यों करते हैं? जैसे जैसे चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसी चीजों का इस्तेमाल क्यों करने लगती है? राजनीति अपनी जगह है, मगर अगर पाकिस्तान के जीत जाने पर ये सीतापुर, आगरा, बदायूं, इज्जत नगर वाले खुश ना हुए होते तो आज इतने दुखी भी ना हुए होते। बेचारे पूरा T20 देख पाएंगे भी कि नहीं, शक है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए आगे बढ़ते हुए पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। पंजाब में बीजेपी 117 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव को लेकर बीजेपी ने नवा पंजाब भाजपा दे नाल का नारा दिया है। पहली बार ऐसा होगा जब पंजाब में पूरी की पूरी 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही हो। आपको बताते चले, इसके पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ छोटे भाई की भूमिका में वो चुनाव लड़ती रही है, लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया और दोनों अब अलग अलग चुनावी मैदान में जाएंगे। बीजेपी ने नवा पंजाब भाजपा दे नाल का नारा दिया है और पूरी की पूरी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।